नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां आप लोग प्रतिदिन जो है बिहार पुलिस का लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी समाप्त होगा। उसके बाद लुसेंट और स्पीडी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि लगातार प्रश्न आएंगे, वो आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अभी जो हमारा किरण पब्लिकेशन का है, ये इसका जो 20 प्रैक्टिस सेट का ये सेट है, जिसमें हमारा 18 प्रैक्टिस सेट पीछे हो चुका है। चलिए आज 19वां प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो 19वें प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लीजिए। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यही है। इस वाक्य में तेते पांव पसारिए जेती लांबी शोर में जेती अर्थात जितना संबंधवाचक सर्वनाम को सूचित कर रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है वो, जैसे जो, सो, जितना इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 संप्रदान कारक हो जाएगा। इस वाक्य में गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति प्रत्यय को है, के है, लिए है, के लिए है। और जैसे संप्रदान कारक में किसी को कुछ करने या किसी को कुछ देने का बोध होता है, जैसे के हित में, के वास्ते, के निमित्त इत्यादि। जैसे राम के हित में लक्ष्मण वन गए, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया। तो इस प्रकार ये सब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ग्रीस में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तुम सीता और मैं खेलेंगे। इसमें जो है ये शुद्ध वाक्य है। जब किसी वाक्य में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एवं तृतीय पुरुष एक साथ आते हैं, तो सबसे पहले द्वितीय पुरुष, उसके बाद तृतीय एवं अंत में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो अब अगला देख लेते हैं। निरपेक्ष का सही विलोम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सापेक्ष हो जाएगा, एब्सोल्यूट। इसमें अगला प्रश्न देख लेंगे। ये है आपको, इसमें है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यू कुड हैव लेट दैट किड इंटर द क्लास। तो इस प्रश्न का जो सही इसका जो अनुवाद होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देखिए ये 4 नंबर का, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। न व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वत्स और नासिका। अगला प्रश्न देखेंगे। बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती है और क्यों? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये सहेलियों की। ये जो आपको है, आपको सूखी नदी का पुल शीर्षक जो क्लास 9th से लिया गया है। और बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा याद आ रही है अपनी सहेलियाँ जो है वो, क्योंकि माँ कहती है कि सहेलियाँ जो माँ है खवासीन नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। तो इनको जो है सहेलिया माँ की याद आती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ये आपको जो है विष के दांत शीर्षक जो है क्लास 10th से लिया गया है। और ये जो है इस कहानी के जो है लेखक आपको नलिनी विलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न देखेंगे। टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में क्या कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामान्य समाधि के बारे में। तो ये जो है लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जो है, टॉल्स्टॉय के घर में जो है शीर्षक है क्लास 9th का, उससे लिया गया है।
अपने समाधि के विषय में टॉल्स्टॉय ने आदेश जारी किया था कि मृत्यु के बाद निर्धन से निर्धन व्यक्ति जैसी समाधि होती है वैसी उनकी भी समाधि बने और मृत्यु पर किसी का भाषण न हो। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश का ये सवाल है। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण अर्थात ट्रांसलेशन इसको देखना है। तो तुम कितनी बार पटना गए हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू पटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द गैप करेक्टली। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनिंग्स रन्स। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो इसका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो गैप में भरना है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आई possess a new red bicycle, choose the bold word with the same meaning in the opposition। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका ऑन हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको देखिए, इन और इसमें 4 भरा जाएगा। अगला देख लेते हैं कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द आइज आर नॉट हियर स्टोरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये इनसाइट्स इज सेपरेटर और 2 आई साइड्स। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेयर वाज आंग सान स्यू की एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंडर डिटेंशन। अगला प्रश्न देखेंगे, सोशल साइंस का है ये, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। वर्ष 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियां जो उस समय चल रही थी हमारे देश में, उनकी देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिनकी सिफारिश पर जो है अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक उर्फ रॉलेट एक्ट इसे कह सकते हैं, इसे लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी नोटिस वगैरह के आपको सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके एवज में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था और उनको अपना खुद का वकील रखने का भी अधिकार नहीं था। अर्थात न वकील न दलील वाला ये कानून आया था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी वगैरह भी आ गए थे। तो उन्होंने इसका जो है हड़ताल करने की घोषणा की, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी होती है, उसी के सिलसिले में जो आंदोलनकारी थे, ये आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन जो 13 अप्रैल 1919 के दिन जो है बैसाखी थी, उस दिन बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग, बैसाख पूर्णिमा ने बैसाखी थी, तो उस दिन जो है ये सब जमा होते हैं वहाँ पे जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर ये इस पर मंथन कर रहे थे और जनरल डायर के द्वारा जो है निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जो है हजारों की संख्या में वहाँ पर जो है जो भी प्रदर्शनकारी थे उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। और इसके बाद जो है सरकार के द्वारा जो है एक कमेटी का गठन किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया, परंतु उनके द्वारा जो कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस के द्वारा भी एक मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन उनके नेतृत्व में किया गया। तो रॉलेट एक्ट और उनसे संबंधित इतनी जानकारियां हैं जलियांवाला बाग से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेंगे, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश और राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की पहली पीढ़ी का उद्घाटन किया। उसी वर्ष में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू भी कर दिया गया था। और पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1973 को ये जो 73वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ है, उसी के एवज में 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्टॉकहोम में। ये जो है वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। इस सम्मेलन को व्यापक रूप से वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के आधुनिक राजनीतिक और सार्वजनिक जागरूकता की शुरुआत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण जो है सभी कीमती धातुओं में जो है मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये संबंधित है, क्योंकि इसका प्रयोग निवेश के रूप में किया जाता है। मानव के इतिहास में सोना हमेशा पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सोना आर्थिक क्षेत्रों या देशों के विशिष्ट मुद्रा समकक्ष के लिए एक सापेक्ष मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थल सेना का। जापानी समर्थन के साथ 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का पुनः गठन किया। उन्होंने सिंगापुर की लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर सेना बनाई। इस सेना को बोस की अर्जी जो है हुकूमत आज़ाद हिंद अर्थात स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की सेना घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव के सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा JB से। ये जो है एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की सामान्य शर्तों के रूप में पूर्ण रोजगार में जो है अर्थशास्त्रियों की धारणा JB से के बाजार सिद्धांत पर आधारित है। इसी नियम अवलिक सिद्धांत के जो है या फिर सिद्धांत बोल सकते हैं उसको के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि सामान्य से अधिक उत्पादन और इसलिए सामान्य बेरोजगारी असंभव थे और इसके जो है सिद्धांत के अनुसार आपूर्ति अपनी मांग खुद पैदा करता है। अगला प्रश्न अब देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 युआन शिकई। युआन शिकई 1912 में चीनी गणराज्य के सबसे पहले जो है आधिकारिक राष्ट्रपति थे। वह एक चीनी सैन्य अधिकारी थे जो देर से किंग राजवंश के दौरान सत्ता में आए थे और कई आधुनिकीकरण परियोजनाओं के साथ राजवंश को बचाने की कोशिश की। उन्होंने किंग राजवंश की अंतिम वर्षों में उत्तरी चीन में पहली आधुनिक सेना और एक अधिक कुशल प्रांतीय सरकार की स्थापना की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व होना चाहिए वह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रभुसत्ता भी, शासन भी और राज्य क्षेत्र भी। ये आपको स्टेट कहलाने के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन से पहले मूल अधिकार में शामिल था, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में से संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें भाग में अध्याय 4 में जोड़कर जो है जो भी है संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया और इसमें कहा गया कि विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से अलग होकर देश का समान कानून बन गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यास नदी पर। पोंग बांध को व्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी से निर्मित एक तटबंध बांध है जो हिमाचल प्रदेश में तलवाड़ा के ऊपरी धारा से ठीक व्यास नदी पर स्थित है। 1974 में बनकर यह तैयार हुआ और इस बांध का जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई के लिए जल संग्रहण करना और जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। ये जो है आपको बारूक स्पेनोजा की तर्ज पर जो है महात्मा गांधी ने भी भगवान को अंतिम वास्तविकता के रूप में परम सत्य माना और गांधी के अनुसार भगवान और नैतिकता परम सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उराओन हो जाएगा। ये जो है ताना भगत उराओं के जनजाति की एक शाखा है और जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई। यह आंदोलन कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति और संचरित असमानता के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की या किनके द्वारा स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सरदार भगत सिंह होगा। सरदार भगत सिंह के द्वारा 1926 से ही वास्तविक प्रजातंत्र यानी साम्राज्यवाद प्रजातंत्र की ओर अपने और कदम बढ़ा दिए थे। इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने साथी भगवती चरण वोहरा के साथ नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1921 में नरेंद्र नाथ मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कैनॉट। अगला ये जो है ड्यूक ऑफ कैनॉट के जो है ये जो है आपको हुआ था कि 8 फरवरी 1921 को एक शाही उद्घोषणा कह सकते हैं, उसके द्वारा जो है नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई और दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभारंभ ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 त्रिरत्न हो जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर जो है त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं और इसके अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार क्या होता है कि बुद्ध के स्वरूप पर चित्त को केंद्रित करने से मनुष्य के मन में वितृष्णता और स्थिरता आती है। संघ के प्रभाव से साधक में विश्वास और उत्साह का उदय होता है और धर्म के सेवन से उसके आत्मिक बल में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसमें से जोड़े बताना है कि जिसमें से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 दरभंगा और मुंगेर। बिहार में दरभंगा और मुंगेर के प्रशासनिक क्षेत्र में गंगा नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पंचमढ़ी हो जाएगा। सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भज गोविंदम की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आदि शंकराचार्य। भज गोविंदम को मोह मुद्गर के रूप में भी जाना जाता है। यह आदि शंकराचार्य की प्रशंसा में संस्कृत में रचित 8वीं शताब्दी के लोकप्रिय एक हिंदू भजन है। इस भजन को सामान्यतया आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र का सारांश माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह कौन सा जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इजराइल हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई को प्रचलित करने का श्रेय इजराइल और दक्षिण अफ्रीका को जैसे देशों को जाता है।
इजराइल ने ड्रिप सिंचाई को प्रभावी और कुशल पूर्वक रूप से अपना कर जो है अस्थायी और विश्वसनीय कृषि उत्पादन प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 भराल हो जाएगा। वर्ष 2012 की लाल सूची के अनुसार अर्थात रेड इंडेक्स के अनुसार गंगा नदी का डॉल्फिन भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों में जंगली जानवरों, जलीय जानवरों और कीड़ों की दुर्लभ किस्में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गृहदाह हो जाएगा। मलबा स्खलन, खड़े जल का अंतर्वेद जो है और ओजोन निःशेषण प्राकृतिक विपदा है। गृहदाह या आगजनी सामाजिक रूप से प्रेरित मानव निर्मित विपदा है। आगजनी जानबूझकर और दुर्भावपूर्ण तरीके से इमारतें, जंगली भूमि क्षेत्रों, वाहनों या अन्य संपत्ति को आग लगाने का अपराध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल पर। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है। इस मंडल का जो महत्व है सबसे अधिक रेडियो तरंग अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसारण में है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ या कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का संविधान पाकिस्तान का सर्वोच्च कानून है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के द्वारा देश के विपक्षी दलों ने अतिरिक्त सहायता के साथ इसे 10 अप्रैल को संसद द्वारा अनुमोदित किया और 14 अगस्त 1973 को इसकी पुष्टि कर दी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर 15 मई 1952 से 13 जनवरी 1956 तक भारतीय संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इससे पहले उन्होंने 1946 से 47 तक जो है केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उसके बाद जो है वे भारत के संविधान सभा के स्पीकर बने। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 आनंद मठ हो जाएगा। वंदे मातरम में जो है वस्तुतः माँ मैं तेरी स्तुति करूं 1882 में लिखित बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ की जो है एक कविता है। यह मातृभूमि के लिए एक भजन है। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें कि नटवर सिंह। वॉकिंग विद लायंस के लेखक कुंवर नटवर सिंह है। यह विदेश मंत्रालय की आंतरिक घटनाओं के वर्णन पर आधारित एक किताब है। इसमें उनकी बैठकें, संवाद और अनुभव जैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, नेल्सन मंडेला और अन्य लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी महल के प्रांगण में के जो मध्य में है आपको सलीम चिश्ती का जो है दरगाह है। इसका निर्माण अकबर ने 1580 और 1581 के बीच सूफी संत के सम्मान के रूप में किया था, जिन्होंने उसके बेटे जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। सलीम चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे, जिनका मकबरा आपको अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर एक मिनट, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना हो जाएगा।
पटना के पश्चिमी सीमा पर उत्तरी मंदिर के पास बांस घाट में सदाकत आश्रम स्थित है, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान कार्यालय है। इस आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के समय में की थी। यहाँ बिहार विद्यापीठ का भी गठन हुआ। अवकाश प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यही निवास ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में विस्तृत है। इसमें दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित है। यह नेपाल के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा को बनाता है। अगला देख लेते हैं कि भारत की संसद में होते हैं क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। ये आपको जो संविधान का जो अनुच्छेद आप 79 देखेंगे तो उसके अंतर्गत संसद का जो वर्णन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 7वां ग्रह है। ये आपको यूरेनस अर्थात अरुण जो है सूर्य से 7वां ग्रह है और यह जो है सौर मंडल में तीसरा बड़ा त्रिज्या तथा चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान वाला ग्रह है। सौर प्रणाली में इसका वायुमंडल सबसे ठंडा है, जहां न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस से 371 फ़ारेनहाइट है। और यूरेनस अरुण जो है जिसे कहते हैं नेपच्यून के समान है, अर्थात वरुण के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक याचिका नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका 1 मिनट यही होगा ऑप्शन नंबर 1, फटकार ये नहीं है। हेबियस कॉर्पस प्रोविटेशन और क्यो वारंटो जो है ये आपको आर्टिकल 32 का जब आपको वायलेशन होता है तो उसके विरुद्ध में बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, क्योटो वारंटो और ये जो है आपको परमादेश, ये सब आपको जारी किए जाते हैं। जबकि फटकार जो है ये कोई ऐसा नहीं है ये आदेश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान में ऐसे अगर जानकारी के लिए चाहिए तो 5 प्रकार के न्यायिक अभिलेखों का उल्लेख किया गया है। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और 5वां है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुलस्किन द्वितीय के द्वारा। चालुक्य वंश के पुलस्किन द्वितीय ने 638 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को पराजित किया। यह हार उसके राज्य के दक्षिण सीमा के रूप में नर्मदा नदी को हर्ष द्वारा स्वीकारने के साथ 2 राजाओं के बीच एक संघर्ष विराम को लेकर आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। याद रखेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना अनुसार पूछा जा रहा है। तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार जो है उस समय में जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पटना में। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना पटना में 1919 ईस्वी में हुई। इस साहित्य भवन में पुस्तकालय, वाचनालय तथा अनुशीलन विभाग के साथ साथ बालिकाओं को संगीत नृत्य की शिक्षा देने के लिए एक कला केंद्र भी चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मैथिली हो जाएगा। जब संविधान 1950 में लागू किया गया तो उस समय जो है हमारे 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। बाद में संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गई है।
इसमें बिहार की मैथिली भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मैथिली बिहार के तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। नेपाल में भी इस बोली की लोकप्रियता है। इस भाषा के विद्वान विद्यापति, हरिमोहन झा, ज्योतिश्वर ठाकुर, महेश ठाकुर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सही है। बिहार में संथाल जनजाति पूर्वी बिहार से के जो है भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मान्यताएं प्रभावित होने लगी और इससे जो है इन लोगों ने सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया और मेजर जनरल बरो ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही यात्रा क्रम क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा अब्दुल लतीफ मोहम्मद सादिक मुल्ला बहबहानी। तो इसमें जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें है आपको अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री था। वह 16 ईस्वी में बिहार आया था और उसने बिहार के जो संबंध में पटना, सासाराम नगरों का विस्तार से वर्णन किया है। मोहम्मद सादिक 1619 से 20 में बिहार में आने वाला दूसरा ईरानी यात्री था। इसने पटना की सुंदरता एवं गौरव की चर्चा की है। सादिक की यात्रा के वृत्तांत सुबह सादिक के नाम से जाना जाता है। मुल्ला बहबहानी बिहार आने वाला तीसरा ईरानी यात्री था। उसने मुर्शिदाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की। उन्होंने पटना के जो नगर में जो है धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन का जो है विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश के शासक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेशवा हो जाएगा। बाजीराव प्रथम भारत में मराठा साम्राज्य के अर्थात के जो जनरल थे, उन्होंने जो है पेशवा के रूप में अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में 1720 से 1740 में अपनी मृत्यु के 5वें मराठा छत्रपति राजा जो है शाहू की सेवा की। बाजीराव को विशेषकर उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार करने का श्रेय इनको जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। उत्पादन के कारक वे संसाधन हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के निर्माण और उत्पादन में किया जाता है। उत्पादन के कारक की किसी वस्तु या सेवा के लिए आवश्यक उपाय हैं। इसमें से जो है भूमि, श्रम, कच्चा माल, उपकरण इत्यादि जो उद्यमशीलता और पूंजी शामिल है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कलकत्ता में। भारतीय सेना का जो है पूर्वी कमान का मुख्यालय आपको कलकत्ता में है और कलकत्ता शहर में ही आपको जो है फोर्ट विलियम कॉलेज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मोसोपोटामियाई लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है शहर के लोग जो है टाइग्रिस और फरात नदी के देश के लोगों के साथ व्यापार करते थे। मोसोपोटामिया के अभिलेख में लगभग 2350 ईस्वी के पूर्व के जो है मेलुहा के साथ व्यापार का उल्लेख किया गया है, जो सिंधु क्षेत्र को दिया गया प्राचीन नाम है। मोसोपोटामिया का ग्रंथ जो है दिलमुन और माकन 2 मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों का जो है उल्लेख करते हैं, जो मोसोपोटामिया और मेलुहा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल डैश के अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान। 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शीद कुली खान के अधीन जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया और उन्हें बंगाल के नायबी अर्थात नायब यानी सूबे के राज्यपाल के डिप्टी के रूप में नियुक्त किया गया। उसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और 1717 से 1727 तक इसके पहले नवाब के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिलाद उल नबी। तो ये जो है आपको मौलिद को जो है ईद मिलाद उन नबी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यह हर वर्ष जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ। इस एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। पूना पैक्ट डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को मुंबई के पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षरित एक समझौता पत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण सम्मान है। ये पुरस्कार का नाम द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1951 में भारतीय संविधान के अधिनियम जो है संशोधन वाला 1951 में भारत के उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था। इसे 18 जून 1951 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। अनुच्छेद 72 कुछ मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान आदि देने की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमादान देने, राहत देने या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्व बंदोबस्त की माहलवारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्रित करने के लिए उनका जो है भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, साइंस का ये क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 KClO3। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2881। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घोल जिसका pH 4 एवं दूसरे घोल का pH 10 है को आपस में मिलाया जाता है, परिणामी घोल क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 12। pH 4 का अर्थ है H+ और pH जो 10- का अर्थ है, ये सब आपको आयनीकरण के फलस्वरूप होता है। हालांकि इसका जो देखिएगा इसमें दिया है ये हमको गलत लग रहा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि जैसे औसत एवरेज पूछा जा रहा है तो एवरेज ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक ही गोल है, जैसे कि इसका परिणाम में आप 4 लेते हैं, इसका 10 लेते हैं, तो औसत निकालने के लिए 4 + 10/2 अगर कर देते हैं तो इसका एवरेज 7 होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। ऐसे आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करके दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 kg है उस पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित हो ताकि उसे 100 मीटर प्रति सेकंड की गति मिले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका 20 सेकंड तक। अगला प्रश्न देखेंगे,
किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री घुमाया जाता है, परावर्तित किरण किस कोण से मुड़ेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 किग्रा मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना को की जो व्याख्या कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से। जब किसी वृक्ष को हिलाया जाता है तो जड़त्व के कारण फल और पत्ते नीचे गिर जाते हैं। पहली बार हिलाने पर वृक्ष जो है विश्राम अवस्था में होता है। वृक्ष को हिलाए जाने पर वृक्ष की शाखाएं गति करती है, लेकिन पर विश्राम के जड़त्व के कारण फल और पत्तियां विश्राम अवस्था में रहती हैं, इसलिए नीचे गिर जाती है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग किया जाता रहा है आजकल। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि मूल जल का जो है पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत स्वरूपों में जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट शामिल है, जिसमें मलजल में जो है आपको मूल जल नहीं, मलजल में नाइट्रोजन मुख्यतः इन्हीं रूपों में पाया जाता है। चूंकि नाइट्राइट का शीघ्र ही नाइट्रेट में ऑक्सीकरण हो जाता है, भूजल और सतह के पानी में नाइट्रेट ही मुख्य रूप से पाया जाने वाला नाइट्रोजन यौगिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमा पार प्रदूषण ये जो है सीमा पर प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी कब? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो के द्वारा देखी गई थी। और ये जो है तारों का एक समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है मंदाकिनी कहलाता है। ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनी है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया था, सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में। गैलीलियो जो है इसे देखा और वर्ष 2005 में जो है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाओं एवं विभ्रम की परिस्थिति में जो है विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए कि आकाशगंगा का आकार जो है दंड सज्जित सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी अर्थात ड्वार्फ मंदाकिनी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 है, हेमेटाइट तांबा हेमेटाइट अयस्क लोहे का खनिज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, एक मिनट, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल एथेनॉल को विकृत करने के लिए मिथाइल अल्कोहल को मिला देते हैं, जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले अर्थात इसे चारकोल कहते हैं, को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें, जांतव चारकोल। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को जांतव चारकोल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेवार है? तो अर्थात इसे ग्रीन हाउस कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है तो तने या शाखाओं की छाल से, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वस्थाने। ये है आपको जब पादप विविधता का प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो उनके संरक्षण को स्वस्थाने कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु जो है ऊर्ध्वाधर एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थायराइड उपास्थि। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कोशिकाओं में तरल। अगला प्रश्न देखेंगे। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थचर अर्थात उभयचर कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्रायोफाइटा हो जाएगा। वनस्पति जगत में ब्रायोफाइटा को जल स्थलचर कहते हैं। इसे प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है और इनका मुख्य जो पौधा है वो आपको युग्म कोद्भिद होता है, जैसे कि रिक्सकिया, मार्गेसिया एवं एंथोसिरॉस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब ये आपको मैथ का सवाल है, तो इसमें मैथ का ये लास्ट में रहता है, तो कुल मिला के हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि जो बच्चे अभी तक बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि आप अपने मित्रों में भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड या अन्य जो नई तैयारी है उनसे रिलेटेड आपको या नई वैकेंसी आने वाली है उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको करवाए जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।